गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने 3.1 इसका पहला प्रश्न पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण है, मतलब विकर्णों की संख्या हमें बतानी है। अब विकर्णों से मतलब क्या है, किसी भी आकृति में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस आकृति का विकर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया पहला उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज से मतलब चार भुजाएं। उत्तल से मतलब इस चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो इस चतुर्भुज के अंदर की तरफ बनेंगे। तो उत्तल चतुर्भुज हमें बनाना है। मान लिया ये कोई चतुर्भुज है। अब देखते हैं क्या ये उत्तल भी है क्या, मतलब इसके विकर्णों के जो मान है, मतलब जो विकर्ण है वो इस चतुर्भुज के अंदर होने चाहिए। यहाँ पर मान लिया ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। विकर्ण कब बनेंगे, जब हम इनके सम्मुख शीर्षों को मिलाएंगे। मतलब ए के सम्मुख क्या है, यहाँ पर हमारे पास सी है, मतलब ए के सामने सी बिंदु है, तो ए को मिलाना है हमें सी से। तो ये जो AC है ये हो जाएगा इसका विकर्ण, और B को मिलाना है D से। तो यहाँ पर ये BD ये भी हो गया इसका विकर्ण। अब और कोई विकर्ण हम इसमें नहीं बना सकते, तो इसमें विकर्णों की संख्या हो जाएगी हमारे पास, एक तो ये वाला विकर्ण है और एक AC विकर्ण है। मतलब इस उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की जो संख्या है वो हो जाएगी हमारे पास 2। तो आगे लिखेंगे हम विकर्णों की संख्या बराबर 2, मतलब 2 विकर्ण हमारे पास इसमें बन रहे हैं। फिर आगे दिया गया है हमें एक समषड्भुज। समषड्भुज हमें दिया गया है। सम का मतलब समान, षट का मतलब 6, भुज का मतलब भुजाएं। मतलब ऐसा बहुभुज है हमारे पास जिसमें 6 भुजाएं हैं और ये भुजाएं समान माप की है। तो पहले तो हम समषड्भुज बनाते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6 भुजाएं हो गई इसमें। मतलब ये कैसा है, षट्भुज है। और इसको हम क्या मान रहे, सम मान रहे, मतलब इसकी जो सभी भुजाएं है वो समान है। मान लिया यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। अब इसमें बतानी है हमें विकर्णों की संख्या। विकर्ण कैसे बनेंगे, सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर। तो पहले तो हम इसको मिलाते हैं, ए को मिलाते हैं बी से। तो एक विकर्ण हो गया। अब ए को मिलाते हैं बी से, दो विकर्ण हो गए। ए को मिलाते हैं सी से, तीन विकर्ण हो गए हमारे पास। अब F को B से मिलाते हैं, 4, इसको मिलाते हैं 5,
6 7 8 और ये 9। मतलब इस सम षटभुज में कितने विकर्ण बन रहे? 9 विकर्ण बन रहे। ए को मिलाना है पहले डी से, ई से, सी से। ये तीनों बिंदु इस ए के सामने है, मतलब मिला सकते हैं इसको। तो 3 तो ये हो गए, प्लस फिर क्या करना है? डी को देखना है, डी को मिलाना है एफ और बी से। ऐसे तो मिला दिया हमने, एफ और बी से मिलाएंगे तो 2 ये हो गए, प्लस फिर इस एफ को सी से मिला सकते हैं और बी को ई से मिला सकते हैं तो 2 ये हो गए हमारे पास, प्लस एफ को बी से मिलाना है, ई को सी से मिलाना है, 2 ये हो गए तो 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। मतलब इस सम षटभुज में कितने विकर्ण बना सकते हैं हम? 9 विकर्ण बना सकते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखना है हमें विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या बराबर 9। हमारे पास हो जाएगी विकर्णों की संख्या 9। मतलब उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या बन रही है हमारे पास 2 और सम षटभुज में विकर्णों की संख्या बन रही है हमारे पास 9। अब अगला देखते हैं हम तीसरा, इसमें एक त्रिभुज। तीसरा है त्रिभुज। त्रिभुज में हमें विकर्णों की संख्या बतानी है। तो पहले तो हम त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है हमारे पास, नाम ले दिया ए बी सी। अब विकर्णों की संख्या बतानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? समूह शीर्षों को मिलाएंगे। तो यहाँ पर ए को देखते हैं कौन से बिंदु से मिला सकते हैं। बी और सी पहले से मिला हुआ है और कोई बिंदु नहीं है हमें जिससे हम ए को मिला सके। बी को बी भी ए और सी से मिला हुआ है और किसी बिंदु से इसको नहीं मिला सकते। सी भी ए और बी बिंदु से मिला हुआ है और किसी बिंदु से हम इसको नहीं मिला सकते। मतलब इस त्रिभुज में हमारे पास कोई विकर्ण नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या बराबर 0। मतलब इस त्रिभुज में विकर्णों की संख्या बनेगी हमारे पास 0। उत्तल चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या यह बन जाएगी हमारे पास 2। सम षटभुज में विकर्णों की संख्या यह बन जाएगी हमारे पास 9। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या रहेगी हमारे पास 0, क्योंकि त्रिभुज में हम कोई भी विकर्ण नहीं बना सकते। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखना है उत्तल
चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, उत्तर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री 360 डिग्री है तथा यह गुण उत्तर चतुर्भुज नहीं होने पर भी लागू होगा। उत्तर चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल, उत्तर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है तथा यह गुण उत्तर चतुर्भुज नहीं होने पर भी लागू होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो। हमें अंतः कोणों के लिए बताना है, तो अंतः कोणों का योग होता है इसमें 360 डिग्री। तो ये जो उत्तर चतुर्भुज है इसके चारों अंतः कोणों का योगफल हमारे पास प्राप्त होगा 360 डिग्री। और अगर जो चतुर्भुज है वो उत्तल नहीं है फिर भी हमारे पास यह गुण लागू होगा, तब भी हमारे पास चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। अब देखते हैं मतलब चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमें ये आकृति, ये जो तालिका दी गई है इसमें कुछ आकृतियां दी गई है, उन आकृतियों के लिए भुजाओं का मान दिया गया है और भुजाओं के मान के साथ हमें इसमें कोणों का योगफल दिया गया है। मतलब जो त्रिभुज है उसमें कोणों का योगफल है हमारे पास 180 डिग्री, और जो आगे आकृति दी गई है चतुर्भुज, उसमें हमारे पास कोणों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें दिया गया है 4 - 2 गुणा 180 डिग्री। इस प्रश्न में चौथे प्रश्न में हमें एक सूत्र काम में लेना है जो होता है बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करने का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, ये ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास n-2 × 180 डिग्री, n-2 × 180 डिग्री। जहाँ पर n है वो होता है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, जहाँ n बराबर समबाहुभुज की, जहाँ n बराबर समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है, जहाँ n बराबर समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है। जैसे ये तालिका दी गई है हमें, इसमें हम देखते हैं जो दूसरी आकृति है चतुर्भुज के समान, उसमें हमें 4 - 2 गुणा 180
80 डिग्री दिया गया है। 4 यहाँ पर जो है वो है इस चतुर्भुज की भुजाओं की संख्या, मतलब ये जो n है इसकी जगह हमारे पास 4 रखा गया है। फिर अगली आकृति है पंचभुज। अगली तीसरी जो आकृति है उसमें 5 भुजाएं हैं, तो यहाँ पर n की जगह रखा हुआ है 5, तो 5 - 2 और कोष्टक के बाहर है गुणा 180 डिग्री। फिर अगली आकृति में भुजाओं की संख्या है 6, तो यहाँ पर रखा गया है हमारे पास 6 - 2 गुणा 180 डिग्री। तो इस प्रकार हम इन बहुभुजों के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हमें जो ए नंबर पे दिया गया है 7, मतलब जो बहुभुज है उसकी भुजाओं की संख्या 7 दी गई है, तो इसके लिए हमें अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर दी गई है हमें 7। तो इन भुजाओं की संख्या की सहायता से हमें समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे हम समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग। समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारे पास कोष्टक में n - 2 और कोष्टक के बाहर गुणा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम n - 2 गुणा 180 डिग्री, n - 2 गुणा 180 डिग्री। अब इस सूत्र की सहायता से हमें यहाँ पर इस समबाहुभुज के कोणों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर n - 2 मतलब n का मान दिया गया है हमें 7, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7 - 2 गुणा 180 डिग्री। अब यहाँ पर 7 में से 2 घटाने पर ये बचेगा हमारे पास 5 गुणा 180 डिग्री। अब 180 को हमें गुणा करना है 5 से, 180 को 5 से गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 900 डिग्री। मतलब ये जो समसप्तभुज मतलब 7 भुजाएं है, 7 भुजाएं जिस बहुभुज में हो उसको बोलते हैं हम सप्तभुज। तो यहाँ पर समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग हो जाएगा n - 2 × 180 डिग्री। n की जगह हमें 7 रखना है, तो 7 - 2 गुणा 180 डिग्री। और 7 में से जब 2 घटाएंगे हम तो हमारे पास आएगा 5, तो 5 गुणा 180 डिग्री। और 5 को 180 डिग्री से गुणा करने पर हमारे पास बनेगा यहाँ पर 900 डिग्री। तो इस पहले प्रश्न के लिए सभी अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास 900 डिग्री होगा। अब इसमें दूसरा है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या n बराबर हमें दिया गया है 8। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या दी गई है हमें 8। अब इसमें हमें
सभी कोणों का योग ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। समबाहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। अब सभी अंतः कोणों का योग सूत्र होता है हमारे पास n-2 गुना 180 डिग्री। n-2 गुना 180 डिग्री। n की जगह रखना है हमें 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 - 2 गुना 180 डिग्री। 8 में से 2 घटाने पर ये हो जाएगा हमारे पास 6 गुना 180 डिग्री। अब इस 6 को हमें गुना करना है 180 डिग्री से, तो हमारे पास हो जाएगा 1080 डिग्री। मतलब 8 भुजाओं वाले समबाहुभुज के लिए अंतः कोणों का योग हो जाएगा हमारे पास 1080 डिग्री। अब इसमें तीसरा है 10 और चौथे में दिया गया है n। मतलब तीसरे के लिए C के लिए भुजाओं की संख्या है 10 और D में हमें दिया गया है n। मतलब C में तो हम क्या करेंगे, इस n की जगह 10 रखेंगे और D में हमें कोई संख्या नहीं दी गई है, हमें n दिया गया है। तो इस D वाले में n की जगह n ही रहेगा। मतलब इसका मान कितना आ जाएगा n-2 और कोष्टक के बाहर गुना 180 डिग्री। इतना ही उसका आंसर होगा। मतलब यहाँ पर 8 की जगह क्या होगा, n होगा। तो इसमें C और D ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं और बाकी पढ़ेंगे कल। हमारी जितनी भी क्लास हुई है अभी 2-3 दिन की, ये सभी काम आपको फेयर कॉपी में करने हैं।